हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 16 जनवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, दैट इज एफएसआईबी। अब सर एफएसआईबी क्या है? दिस इज फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। मैं आपको समझाता हूं। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इनमें जो एमडी वगैरह होते हैं ना, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर जो भी हायर पोजीशन वाले लोग होते हैं, उनके लिए इनके द्वारा क्या किया गया है, नाम रिकमेंड किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ऐसा कैसे रिकमेंड कर रहा है? देखो जैसे मान लो बैंक है, अब आप जानते हो, देखो बैंक के मेजर डिसीजन कौन लेता है? यहाँ पर जो टॉप पर बैठे हुए लोग होते हैं वो लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एमडी हो गया, ये इस तरह के जो बाकी डायरेक्टर्स हो गया वो लेते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर ये गलत लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे हमारे बैंकिंग सेक्टर को नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। बिल्कुल इसी वजह से हमारे एक कमेटी बनी, उस कमेटी का नाम क्या था? पीजे नायक कमेटी। अब इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि हमें ना बैंकों के अंदर कुछ रिफॉर्म लेके आने हैं। अगर बैंकों की व्यवस्था को हमें सुधारना है ना, कुछ नई नई चीजें, कुछ नए इनोवेशन या फिर कुछ नए चेक्स एंड बैलेंसेस हमें लाने की जरूरत है। उसमें से एक क्या था कि हमारे पास एक इस तरह का बॉडी होनी चाहिए। वो बॉडी क्या करेगी? वो नाम रिकमेंड करेगी। किसके लिए नाम सर? वो नाम रिकमेंड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गया या फिर इस तरह के जो हाईएस्ट पोजीशन वाले लोग होते हैं, वो कौन होने चाहिए, इसके लिए नाम रिकमेंड किए जाएंगे इस पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा। और इस बॉडी में कौन होगा? इस बॉडी में बहुत प्रोफेशनल्स होंगे, ठीक है ना, जो कि जिनका मान लो फाइनेंस की फील्ड में या फिर ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर हो गया, इकोनॉमिक्स की फील्ड में बहुत अच्छा नाम होगा। तो इस बॉडी में ये लोग होंगे, ये नाम रिकमेंड करेंगे, वो फिर बाद में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फिर एक तरह से उनको अपॉइंट कर सकती है एज मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर जो हायर पोजीशंस होती हैं। तो इससे क्या हुआ? इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ी बैंक्स की। अच्छे लोग होंगे वो मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे, वो सारी चीजें करने के लिए हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है, दैट इज एफएसआईबी, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। थोड़ा और डिटेल में इसको देख लेते हैं। तो एक तरह की ये क्या है? गवर्नमेंट बॉडी है, जो कि कहां सेटअप करी गई है? अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो आप जानते हो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। उस डिपार्टमेंट्स में से एक कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी ये ना नया ब्यूरो बना है, पर दरअसल में पहले क्या होता था? पहले हमारे पास बैंक बोर्ड ब्यूरो होता था। फिर हमने क्या किया, हमारे पास ना एक दरअसल में बैंक बोर्ड ब्यूरो जो था उसके रिगार्डिंग एक केस था, वो केस गया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के पास ना पावर कुछ लिमिटेड है, तो इस वजह से हमने बैंक बोर्ड ब्यूरो को हटा दिया, उसकी जगह पे एक नई बॉडी बनाई, दैट इज एफएसआईबी। काम दोनों का लगभग सेम ही है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस फर्म्स हो गया, उनके जो मैनेजमेंट है, उनके जो चीफ है, उनको सिलेक्ट करने का काम है। तो पहले ये काम करता था बैंक बोर्ड ब्यूरो, पर कुछ लीगल मुद्दा आ गया था, उसके लिए हमने बैंक बोर्ड ब्यूरो का रिप्लेसमेंट दे दिया एफएसआईबी, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ध्यान में रखने वाली बात है, यहां पर होगा कौन? एक चेयरमैन। मैंने बात करी ना, बहुत ही प्रोफेशनल लोग होंगे यहाँ पे। तो चेयरमैन होगा जिसको नॉमिनेट किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान देने वाली बात है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरीज हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हो गया वो हो गया, और साथ ही साथ आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा भी हमें बैंकिंग सेक्टर के कुछ एक्सपर्ट्स हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर के एक्सपर्ट्स, ये सारे देखने को मिल जाते हैं। काम देखो वही है, प्राइमरी रोल यही है कि इस तरह के लोग सिलेक्ट हों, जो अच्छे लोग हों, जो इस तरह से घपलेबाजी ना करें। वो लोग ऊपर नहीं बैठने चाहिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर। जो अच्छे लोग हैं, जो प्रॉपर टैलेंटेड लोग हैं, वही प्रॉपर बैठे, तो डेफिनेटली जो हमारे जो अलग अलग मैनेजमेंट अच्छा होगा और ओवरऑल बैंक अच्छे से रन कर पाएगा। अभी ध्यान में क्या रखना है कि देखो जो एफएसआईबी ने नाम दिए, ठीक है, मान लो इन्होंने कुछ नाम रिकमेंड किया, तो ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, ऐसा नहीं है कि इसको मानना ही है। एक्चुअल में फाइनल अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन सी है? वो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट ही है, जिसको प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो पॉइंट क्या है? एफएसआईबी नाम रिकमेंड करेगा, फिर उसके ऊपर फाइनल डिसीजन कौन लेगा? ये हमारे प्रधानमंत्री जी या फिर हम कह लें कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, इनके द्वारा ही लिए जाएंगे। इसके अलावा सिर्फ इतना ही काम नहीं है इनका। इसके अलावा कल को इनको लगता है कि अच्छा यार बैंक को ना बिजनेस ग्रो करना है, तो उसके लिए कुछ सजेशन दी जा सकती हैं, कैसे नई कुछ स्ट्रेटजीज लेकर आ सकते हैं, ओवरऑल सेक्टर कैसे अच्छा परफॉर्म करे, वो सारी गाइडलाइंस भी इनके द्वारा दी जा सकती हैं। तो लोगों को तो सिलेक्ट करना ही करना है, पर उसके साथ ही साथ ये और भी ब्रॉडर गाइडलाइंस आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब देखो मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो यूपीएससी 2019 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। यहां क्या पूछा गया? पब्लिक सेक्टर बैंक के जो चेयरमैन है उनको कौन सिलेक्ट करता है? तो बिल्कुल बैंक बोर्ड ब्यूरो। पहले होता था बैंक बोर्ड ब्यूरो, पर अब हमने इसकी जगह कौन बना दिया है? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तो एफएसआईबी इसको रिप्लेस कर चुका है।
इसी तरह से 2019 में क्वेश्चन आया, फिर 3 साल बाद अभी अभी 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया। यहां पर भी देखो बैंक बोर्ड ब्यूरो ही था, अभी तक ये पुराना चल रहा है क्योंकि ना तब एफएसआईबी बना नहीं था, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के रिगार्डिंग दोबारा क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? देखो स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। क्या ये बात ठीक है? नहीं। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि एफएसआईबी के जो चेयरमैन होते हैं वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, तो आरबीआई गवर्नर नहीं होते। ये बात गलत है। ऑल्दो बोर्ड के अंदर एक मेंबर जरूर होते हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, पर ये बात बोलना कि आरबीआई गवर्नर चेयरमैन होते हैं, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। बाकी जो है कि बैंक बोर्ड द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड्स को सिलेक्ट किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, रिकमेंड करता है। साथ ही साथ कुछ स्ट्रेटेजीज हो गया, कैपिटल कैसे रेज करना है, ये भी इनके द्वारा बताया जाता है। तो आंसर क्या आपका बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 ओनली। दो चीजें यहाँ पे सीखी, एक तो जो चीज न्यूज में है वो अच्छे से पता होनी चाहिए, साथ ही साथ यूपीएससी में क्वेश्चंस रिपीटेड थीम्स के ऊपर आते हैं, जैसे बैंक बोर्ड ब्यूरो एक रिपीटेड थीम हमें यहाँ पर देखने को मिल गई, राइट। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज माघी मेला। देखो आप जानते हो, अगर आप ना थोड़ा अच्छे से कैलेंडर्स को फॉलो करते हो, तो एक माघ महीना होता है हमारे यहाँ, ठीक है ना। ये माघ दरअसल में जो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, इससे कुछ पार्ट्स को हम बोलते हैं माघ। अभी क्या होता है, जो मुक्तसर साहिब है पंजाब के अंदर, वहां पर इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मेला लगता है, उसी को बोल देते हैं क्या? माघी मेला, ठीक है। जो लोग पंजाब से होंगे डेफिनेटली वो माघी मेला के बारे में जानते होंगे, बट अदरवाइज आप नोटिस कीजिए कि जो नानक शाही कैलेंडर होता है ना, ठीक है, जो सिखिज्म में हमें कैलेंडर देखने को मिलता है, या फिर ना एक सिख स्कॉलर थे उनके द्वारा एक कैलेंडर लाया गया था, नानक शाही कैलेंडर, उस कैलेंडर के हिसाब से ये पर्टिकुलर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर देखो मुक्तसर साहिब के पास ना, एक्चुअल में मुक्तसर साहिब का नाम जो बाद में बना पड़ा, इसके पहले इसका नाम जो बैटल ऑफ खिदराना था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग था। वहां पर क्या हुआ, 40 सिख वॉरियर्स की मेमोरी में इसको बनाया गया है। यहाँ पर एक्चुअल में ना मुक्तसर का नाम ही मुक्ति से पड़ा है, ठीक है ना, कि एक तो मुक्ति मिली, प्लस साथ ही साथ यहां पर हमें एक तरह का रेजरवायर जिसको बोलते हैं ना सरोवर, वो देखने को मिलता है। तो मुक्ति प्लस सरोवर ये मिलकर क्या बना? मुक्तसर साहिब। तो वहां से इसका नाम आया है ऑन द बेसिस ऑफ बैटल ऑफ खिदराना, जो भी इसका पहले नाम हुआ करता था। इसके अलावा देखो और भी पानी का पूल हो गया, इस तरह की चीजें भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के ऊपर, इस पर्टिकुलर माघी मेले के ऊपर बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो होली गुरु ग्रंथ साहिब है उसको रिसाइट किया जाता है, और भी जो सिख गुरुद्वारा के अंदर आपको इस तरह का जो इसका उच्चारण है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जनरली देखो 13 जनवरी को फॉल करता है, जो माघी मंथ होता है उसके रिगार्डिंग। नानक शाही कैलेंडर क्या, देखो जैसे आप जानते हो ना, जो सिख स्कॉलर थे एक पाल सिंह पुरेवाल जी, इनके द्वारा इस नानक शाही कैलेंडर को डिजाइन किया गया था, ताकि गुरुपुरब कब होता है उसकी डेट्स निकाल सकें, और प्रॉपर जो फेस्टिवल है उनको उस हिसाब से सेलिब्रेट किया जा पाए। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। जो कोलम है ना केरला के अंदर, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना, ऐसा घोषित किया गया है बाय द केरला चीफ मिनिस्टर। अभी देखो एक तरह का कैंपेन था कि कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग लोगों को जानकारी हो, इसको लॉन्च किया गया कोलम की डिस्ट्रिक्ट पंचायत के द्वारा, और साथ ही साथ और भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लोग थे जिनको हमने ट्रेनर्स बोल लीजिए, सेनेटर बोल लीजिए, उन्होंने कोशिश करी ताकि लोगों के अंदर जागरूकता लेकर आई जा पाए, किसके रिगार्डिंग? कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। देखो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप भी हो, आप लोगों ने भी ना शायद जब तक यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट नहीं ना करी थी, शायद आपको पता नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ईथोस क्या होते हैं, ये आर्टिकल 15 क्या है, 16 क्या है, 19 क्या है, 21 क्या है, शायद इनका आपको आइडिया नहीं था। पर खुद सोचो, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का जानना हम सबका मतलब हमें सब जानना नहीं चाहिए? बिल्कुल जानना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी चलो ठीक बात है, बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें चीजें पता होनी चाहिए। तो इसी पर्टिकुलर इनिशिएटिव को हमें देखने को मिला कोलम के अंदर। वहां पर इन जो अलग अलग लोग थे, इन्होंने स्कूल्स, ऑफिसेज, ऑटो स्टैंड, ट्राइबल काउंसिल, हर जगह जाकर इन्होंने अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करी कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, और इसका बहुत ही एक मेजर इंपैक्ट देखने को मिला। जैसे फॉर एग्जांपल एक आप देख सकते हो कि जो एल्डरली पर्संस हैं उनको भी अच्छे से पता लगने लगा कि अच्छा मेरे प्रियम्बल में ये चीज लिखी हुई है, मेरे प्रियम्बल का कितना इंपॉर्टेंस है। तो देखो इतना इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिला कि जो प्रियम्बल है ना उसको भगवान के साथ मतलब रखने लग गए, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारा जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के जो इथोस हैं उनको इंपॉर्टेंस मिलनी ही चाहिए, और ये पर्टिकुलर चीज हमें देखने को मिली है इंडिया के पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कोलम के अंदर, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज जियो स्पेशियल हैकाथॉन। देखो आप जानते हो जियो स्पेशियल का मीनिंग, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि जैसे कुछ आपका ज्योग्राफिकल कंपोनेंट्स जैसे होते हैं ना, उसके रिगार्डिंग कुछ डेटा, जैसे मैं आपको बताता हूं, आपके घर का एड्रेस हो गया, आपकी सिटी हो गया, आपका जिप कोड हो गया, या फिर आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हो गया, इसके रिगार्डिंग बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं।
फिर उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जीपीएस डेटा होता है, ठीक है ना, आपका जो अलग अलग लिडार टेक्नोलॉजी आ चुकी है आजकल तो, ठीक है, रिमोट सेंसिंग डेटा हो गया, जियो टैगिंग हो गया, ये सारी चीजें जियो स्पेशल के अंदर आ जाती हैं। अभी क्या हुआ है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने एक तरह की हैकाथॉन लॉन्च करी है। हैकाथॉन क्या होती है, इसमें लोग साथ में आते हैं या फिर इसमें लोग एक तरह से कंपीट करते हैं ताकि कुछ नए सॉल्यूशंस लेके आ पाए, कुछ इनोवेशन कर पाए। अब यहां पर इंडिया के जियो स्पेशल इकोसिस्टम के रिगार्डिंग यहां पर एक हैकाथॉन देखने को मिली, जो कंडक्ट करवाई गई किसके द्वारा, यूनियन मतलब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ताकि लोगों के अंदर एक तरह का इंटरेस्ट बने, जागरूकता बने और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो। जो हमारी बात करते हैं ना हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो वहां पर नए नए सोल्यूशन लेकर आ पाए ताकि लोगों की आम जिंदगी की जो मुश्किलें हैं उनको सॉल्व किया जा पाए और कहीं ना कहीं बाकी चीजों को भी इंपॉर्टेंस मिल पाए। अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे जियो स्पेशल हैकाथॉन में, तो दो कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। एक है यहाँ पे रिसर्च चैलेंज, एक है यहाँ पर स्टार्टअप चैलेंज। अब स्टार्टअप चैलेंज के अंदर क्या होगा, यहां पर देखो एक तरह का आपको चैलेंज दिया जाएगा ताकि आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस लेके आओ जो रियल वर्ल्ड के अंदर चेंज लेके आ पाए, जो लोगों की जिंदगी के अंदर एक तरह के बदलाव लेके आ पाए। सिमिलरली रिसर्च चैलेंज के अंदर भी आप कुछ तरह के जो प्रॉब्लम्स आपको दिए जाएंगे उनके ऊपर आप वर्क कर सकते हो, ठीक है ना। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि क्या है, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा जियो स्पेशल क्या होता है, एंड सेकंडली जियो स्पेशल हैकाथॉन करवा कौन रहा है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, बट ये इतनी हमारे एग्जाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर ली। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पहला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉइंग 5G टेक्नोलॉजी। तो जो मध्य प्रदेश के अंदर विदिशा डिस्ट्रिक्ट है, वो पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिन्होंने 5G को मतलब एक तरह से उसको मतलब ऑन ग्राउंड मतलब ये चीज करी है। अभी यहाँ पे देखो अलग अलग थी, जैसे विदिशा की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उनके साथ ही सी डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इन सभी ने मिलकर क्या किया है, इसके रिगार्डिंग प्रॉपर इनिशिएटिव लिया है ताकि 5G को हम अच्छे से प्रमोट कर पाए। इसके रिगार्डिंग इसका मतलब डिप्लॉयमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो हमारे लिए देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 5G। आप जानते हो देखो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इस तरह से चलती हैं। और जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, एक देखो हमारी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइसेस जो हम वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं वो इंप्रूवमेंट आ जाती है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है हमारे लिए कम लेटेंसी का। देखो लेटेंसी का अगर आपको मैं आपको सिंपल भाषा में मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग होता है डिले। आप जानते हो ना टेलीकम्युनिकेशन का, तो वहां पर क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर चीज जो होता है डेटा पैकेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि डेटा का एक पैकेट जा रहा है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज लेटेंसी। तो लेटेंसी एक डिले को शो करता है कि जितनी ज्यादा लेटेंसी होगी उतना ज्यादा डिले होगा। तो 5G के अंदर क्या हो रहा है, हमारा डिले बहुत कम हो रहा है। हम अक्सर बात करते हैं ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, कि कोई चीज यहां से करी और वहां पे वो चीज होगी, ठीक है, आप जानते हो कि पूरे घर को आप कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से। तो 5G जैसे जैसे बढ़ता रहेगा ना, तो उसके साथ ही IoT जैसी चीजों को भी और बढ़ोतरी मिलती रहेगी, क्योंकि लेटेंसी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो 5G जो है टोटल हमें 3 बैंड्स के अंदर काम करता हुआ देखने को मिल जाएगा, लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, किसी जगह कम, मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसके अपने अपने अब यूजेस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और देखो इस तरह की चीजें अगर हम करेंगे, 5G डिप्लॉय करेंगे, उससे क्या होगा, हमारे स्कूल्स हो गया, हेल्थ सेंटर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हर जगह पे इसका हमें यूजेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। बच्चे अगर प्रॉपर इंटरनेट के ऊपर पढ़ेंगे, डेफिनेटली नई नई नॉलेज वो इसके थ्रू गेन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जानते हो भारत नेट ब्रॉडबैंड के बारे में, आप जानते हो भारत नेट के बारे में, बिल्कुल। यहां पर क्या होता है भारत नेट के अंदर, हमने क्या कोशिश करनी है, हमारे जो अलग अलग ग्राम पंचायत हैं, नियरली 2.5 लाख है हमारी कंट्री के अंदर, उनके पास प्रॉपर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच पाए, ताकि हर किसी के पास एक्सेस हो इसके रिगार्डिंग। वो हमारा भारत नेट प्रोजेक्ट था। तो इस तरह के अगर हम डिजिटल सोल्यूशन लेकर आते हैं तो इससे इन चीजों को डेफिनेटली फायदा होता है, और 5G इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही एक बहुत अच्छा कदम है, ठीक है। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, यहां पर क्या पूछा गया, ये आया था 2018 के अंदर। यहां पूछा गया कि हमारा जो डिजिटल इंडिया प्लान है वहां पर क्या एम है। पहला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इंडिया में इंटरनेट अपनी कंपनीज बने जैसी कि चाइना में है। नहीं, देखो इस तरह की, तो आप खुद भी सोचो ना, इस तरह के एम थोड़ी रखते हैं कि चाइना के पास इस तरह की कंपनीज है, हम ये इसको करें, ठीक है ना। हमारी गवर्नमेंट इस तरह से प्लान नहीं करती। हमारी गवर्नमेंट का देखो डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक विजन एक होता है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रेटेजिक विजन क्या है कि हम अपने जो हमारे गांव है उनको इंटरनेट तक कनेक्ट करें, वाईफाई लेकर आ पाए। तो ये सारी चीजें हमारी डिजिटल इंडिया प्लान के अंदर थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 ओनली, ठीक है ना। तो इस तरह के जो गवर्नमेंट की नए नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, उनका हमें डेफिनेटली एक अच्छा आइडिया रहना चाहिए। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज मार्ग पोर्टल।
अब मार्ग की एक बार ना फुल फॉर्म समझ लो। इसकी फुल फॉर्म है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। देखो आप जानते हो इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, ठीक है ना, पर कुछ ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो शायद आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं आगे बढ़ पाते? क्योंकि उनके पास ना कोई प्रॉपर मेंटरशिप नहीं होती, प्रॉपर एडवाइजरी नहीं होती, प्रॉपर असिस्टेंस नहीं होती, पता नहीं लगता यार कैसे करेंगे, कोई बताने वाला नहीं होता। तो अगर आप खुद सोचो कि स्टार्टअप्स अगर आपस में मिलेंगे, मतलब एक तरह से उनके मेंटर के साथ वो कनेक्ट कर पाएंगे, उनको किस तरह की मेंटरशिप चाहिए वो मिल पाएगी, तो उससे क्या होगा, जो स्टार्टअप्स का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ना हमारी कंट्री के अंदर, उसको हम रियलाइज कर पाएंगे। और इसी पर्टिकुलर चीज के लिए हमारी जो यूनियन मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, इनके द्वारा मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ताकि स्टार्टअप्स के लिए जो मेंटरशिप है उसको आप सिलेक्टेड कर पाए। तो अभी जो था, ठीक है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, उसके 3rd एडिशन में इसको लॉन्च किया गया था। बस इतना ही आप यहाँ पे ध्यान में रख लोगे कि मार्ग पोर्टल स्टार्टअप से रिलेटेड है, ताकि यहाँ पर इनको कनेक्ट किया जा पाए, उनकी मेंटरशिप नीड्स जो हैं उनको प्रोवाइड किया जा पाए। ये सारी चीजें मार्ग पोर्टल के थ्रू देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं यूपीएससी 2019 का। यहाँ क्या पूछा गया, अटल इनोवेशन मिशन ये किसके अंडर सेटअप है? तो इस तरह के ना गवर्नमेंट ने कुछ मिशन लिए, जैसे डिजिटल इंडिया का देखा या फिर मार्ग पोर्टल का हमने देखा, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी के द्वारा पूछ लिए जाते हैं, तो हमें ये चीजों का पता होना चाहिए। अटल इनोवेशन मिशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंसिडरिंग कि हमारी गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल है या फिर कितना कोशिश कर रही है इनोवेशन का प्रमोट करने के लिए। आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में देख लीजिए इंडिया ने कितनी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करी है। तो जो अटल इनोवेशन मिशन है वो किसके अंदर आता है? दैट कम्स अंदर नीति आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये सारे टॉपिक्स है जो हमें आज डिस्कस करने थे। मैं आपको टोटल 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना। इन सभी पांचों का आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे कि सर इसका आंसर क्या है। लास्ट जो सैटरडे को था, ठीक है, मैंने 5 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, उनके मैं आंसर आपको बता देता हूं। पहला था नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के बारे में। तो क्या ये डीआरडीओ को प्राइमरी सेंटर था? नहीं सर, दिस इज फॉल्स। ये दरअसल में किसका था? ये इसरो का, ठीक है ना, वन ऑफ द प्राइमरी सेंटर्स था। ठीक है, दूसरा था बंदीपुर टाइगर रिजर्व। क्या ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है? यस, दिस इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट पीएम स्वनिधि के बारे में, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर, ठीक है, निधि। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम थी क्या सिडबी के द्वारा इंप्लीमेंट होती है? यस, दिस इज ट्रू एज वेल। फोर्थ स्टेटमेंट जो गैंडी कोटा था, ठीक है, जिसको हमने देखा भी था ग्रैंड कैनियन के साथ रिलेट किया जाता है, तो कैनियन ऑफ साउथ इंडिया, क्या ये कर्नाटका के अंदर आता है? नहीं सर, दिस इज फॉल्स, दिस कम्स इन आंध्र प्रदेश, राइट। उसी तरह से पांचवा पेनगंगा रिवर, क्या ये वर्धा रिवर की ट्रिब्यूटरी है? यस, दिस इज ट्रू, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये पर्टिकुलर चीजें हमें देखनी थी, ठीक है। फिर से बता दूं, ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा सही है, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ताकि चेक कर पाओ कि कितना आपने यहाँ पे चीजें जो सीखी उनको कितना रिटेन कर पाए, राइट फ्रेंड्स। तो पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी हमारे, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या बहुत सारा कंटेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।